बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पार्ट ऑफ द गेम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन अहमद। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं खेलों के मुतालिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और बुलाते हैं हम उन मेहमान शख्सियात को जिन्होंने मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया हो। आज इस हवाले से हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है उनका नाम है शिराज खालिद, और हम एक इंतहाई नाजुक मौजू पे डिस्कस करेंगे जो फ़िज़िकल फ़िटनेस खिलाड़ियों के लिए किस लेवल की होनी चाहिए, क्या उसमें कंडीशन है, क्या उसकी ज़रूरियात हैं और क्या हमें एक खिलाड़ी को मेंटेन रखने के लिए कितना उसकी एक्सरसाइज का लेवल रखना पड़ेगा। फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से शिराज खालिद साहब इंटरनेशनली क्वालिफाइड हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन USA से क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस के वो आयरलैंड से क्वालिफाइड हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी क्वालिफाइड हैं। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में वो बज़ाते ख़ुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं रावलपिंडी के, नेशनल अंडर 19 में भी खेलते रहे हैं और UK में 14 ईयर्स तक उन्होंने प्रीमियर लीग में उन्होंने पाकिस्तान को नुमाइंदगी की है। इसके अलावा वो ऑलराउंडर बैट्समैन हैं और लेग स्पिनर भी हैं। मैं प्रोग्राम में शिराज खालिद साहब को दावत देता हूँ। शिराज खालिद साहब, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू रज़ी भाई, आपका और हम सब टीवी का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस मौजू पे मुझे कहा कि थोड़ी तफसील में एक्सप्लेन कर सकूं एक स्पोर्ट्समैन को और एक आम अवाम को जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है उनको, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि किस किस्म की ट्रेनिंग उनको करनी है और किस किस्म के मेथड के मुताबिक उन्होंने चलना है। शिराज साहब, आपका एक्सपीरियंस ही बहुत है, आपने इंटरनेशनल कोर्सेज इतने सारे किए हुए हैं। आप इंटरनेशनली मलेशियन नेशनल टीम के कोच रहे हैं, ICC वर्ल्ड क्लास जो उनका प्रोग्राम था, फिर नेपाल की क्रिकेट टीम के साथ भी कोच रहे हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस कंडीशन के अंदर, फिर आपने पोर्ट कासिम के साथ राशिद लतीफ़ के अंदर जो आपने क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की है या वो वहाँ उनकी क्रिकेट टीम को हेड कोच किया है, फिर रावलपिंडी रीजन और इस्लामाबाद रीजन में पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर भी आपने, मतलब इतने अहम लेवल के ऊपर आपने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को ट्रेंड किया है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्रिकेटर से आप इस कंडीशनिंग कोर्सेज की तरफ कैसे आए? बेसिकली रज़ी भाई, आई वाज बोर्न लाइक अ स्पोर्ट्समैन और 1996 में मैंने अपनी क्रिकेट की इब्तिदा की थी गुल क्रिकेट क्लब से, क्योंकि क्रिकेट का तो शौक आपको पता है हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट तो क्रेज़ है और ब्लड में है हमारी नेशन के। तो एज़ के मेरे एक बड़ा अच्छा दोस्त होता था यासर अरफात, जो इंटरनेशनल क्रिकेट माशाल्लाह काफ़ी खेला है, उसके कहने पे, क्योंकि हम गली मोहल्ले में इकट्ठे खेला करते थे तो वो एक क्लब में खेलता था, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें क्लब में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं उसके साथ कुल क्लब गया। ज़ाहिर बात है, शौक था, बचपन था, क्रेजी था, टीवी देखते थे, बड़े स्टार्स को देखते थे, कोशिश करते थे कि यार इन जैसा खेल सकें, इन जैसा बन सकें। तो ये बस थोड़ी सी हैबिट थी जो मुझे क्रिकेट में लेके आई है। अभी के एजुकेशनल वाइज में मैं अच्छा था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सारा एजुकेशनली थी, तो लेकिन बहुत सख्ती के बावजूद थोड़ी क्रिकेट स्टार्ट की। फिर 1996 में अंडर 16 रावलपिंडी रीजन की तरफ से नुमाइंदगी की। फिर उसी सीज़न में मुझे अंडर 19 के मैचेस मिले, वहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह की अच्छी। फिर लगातार 3 साल मैं रावलपिंडी रीजन के लिए अंडर 19 खेला, 1 साल कैप्टन भी रहा। फिर हमने नेशनल चैम्पियनशिप वन भी की। फिर 99 में मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का चांस मिला रावलपिंडी रीजन से। सो उसी साल मैं पहली दफ़ा इंग्लैंड गया हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, UK। तो मैंने लगातार ऑन एंड ऑफ 5 और 6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। लेकिन ओबियसली आप इतने लकी नहीं होती कि यू विल गेट अ स्ट्रेट अवे चांस। कुछ लोग होते हैं कि जिनको स्ट्रेट अवे चांस मिल जाता है, कुछ लोग नहीं होते जो लाइन में होते हैं, लगे रहते हैं आराम आराम से स्लाइडली। उस टाइम जब मैं खेला करता था उस टाइम इंजमाम भाई होते थे टीम के कप्तान, और टीम काफ़ी हमारी बड़ी थी। शुएब भाई थे, मोहम्मद वसीम थे, अब्दुल रज़ाक, काफ़ी बड़े बड़े नाम टीम में थे। तो मुमकिन नहीं था साइड में जगह बनाना, और ये भी नहीं था ओबियसली कि अपने अगर हमने एजुकेशन को पीछे छोड़ के क्रिकेट की को शुरू किया है और इतना ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते कि आप अगर नेशनल साइड में नहीं खेलते हैं तो कम से कम आपको अपना पार्ट चेंज कर लेना चाहिए। आई मीन कंपटीशन बहुत सख्त था उस टाइम, ठीक है।
तो इंग्लैंड में 2005 में जब मैं लीग क्रिकेट खेलने गया तो वहाँ मैंने एक स्लाइड की, तो स्लाइड के एक बोर्ड लगा हुआ था जो अक्सर बाउंड्री के बाहर बोर्ड पड़े होते हैं जो कमर्शियल्स के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए होते हैं, वो मेरी बैक बोन पे लग गया। उसका कील था कि क्या था, तो मुझे थोड़ा सा ना फ्रैक्चर आ गया मेरी लोअर बैक डिस्क में। उसके बाद डॉक्टर्स ने मैंने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। फिर मैं इंग्लैंड में ही रहा, रिहेबिलिटेशन वहाँ से की। उसके अलावा कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त इंग्लैंड में बन गए थे जो क्रिकेटर थे, और माशाल्लाह दे वाज वर्किंग वो क्रिकेट स्कॉटलैंड। तो एक मेरे ट्रेनर था, थैंक्स टू हिम, कि उसने मुझे इस लाइन में मदऊ किया। उसने कहा कि वन डे शराज यू गोइंग टू फिनिश द क्रिकेट, यू गोइंग टू बी अ कोच, यू गोइंग टू बी ओपन योर बिजनेस लाइक पाकिस्तानी फैमिलीज डू। तो मेरा तो ज़ाहिर बात है क्रिकेट के अलावा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई वाज अ गुड एथलीट, मुझे भागना अच्छा लगता था, ट्रेनिंग करने अच्छी लगती थी। ज़ाहिर बात है हम क्रेजी थे, तो एक ही काम जो आता था वो क्रिकेट आती थी। तो इसी तरह मैंने अपनी फील्ड टर्न अप की। FA मैंने नॉर्मल किया हुआ था गॉर्डन कॉलेज से, और वहाँ पे जो कोर्सेज करने थे उसमें उस स्टूअर्ट ने मुझे काफ़ी मेरी रहनुमाई की। ज़ाहिर बात है ये मसल्स एनाटॉमी, स्क्रीनिंग, सारी चीज़ें बायोलॉजी का फिजियोलॉजी है इसके अंदर जी, होती है एग्जैक्टली। बॉडी। तो फिर उसके बाद जब कोर्सेज किए, तो जब 2005 में मैंने पहला अपने सर्टिफिकेशन ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे फील हुआ उस टाइम कि जब मैं सारा कुछ अपने पास्ट करता रहूं, जो हमारे कोचेज़ पाकिस्तान में हमें करवाते रहे हैं, फिज़िकली हों, इज़ रिलेटेड टू फिज़िकली मोस्ट प्रॉब्ली, दे वाज नॉट द राइट डायरेक्शन दे वाज टेलिंग अस। तो उस दिन मैंने एक अपना एक तहिया बनाया था कि जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं शराज खालिद और मैं 29 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हूँ, 37 लिस्ट ए के मैचेस खेला हूँ, उसके अलावा अंडर-19 3 साल खेला हूँ, 3 साल अंडर-16 खेला हूँ, रीजनल अकेडमीज़ की, नेशनल अकेडमी की। इसके बावजूद मतलब 10 ईयर्स कैरियर के बावजूद अगर मुझे ये पता लगता था आफ्टर 10 ईयर्स कि मैंने जो कुछ किया वो सही डायरेक्शन नहीं थी, तो यू विल गेट अपसेट। मैं उन लोगों से कोई भी नहीं कहता जिन लोगों ने मुझे कोचिंग की, मैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, या उनसे मैं कोई उनसे नहीं कहता कि लेवल वो नहीं था। लेवल के अलावा उस टाइम पाकिस्तान में वो एजुकेशन आई भी नहीं थी। अब पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत चेंज हो चुकी है। मॉडर्न डेज आज से 20 साल पहले स्पोर्ट्स और आजकल की स्पोर्ट्स में काफ़ी फास्ट हो गई है। इंटरनेशनल कोचेस बाहर से आ रहे हैं, उस टाइम ये इतना नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेकंड कोर्स किया, फिर 2009 में इसी तरह कंटिन्यू करता रहा। फिर आई स्टार्ट वर्किंग विद फिटनेस फर्स्ट जिम इन स्कॉटलैंड ग्लासगो पॉलिश शोज, वहाँ मैंने 4-5 साल एज आ ट्रेनर काम किया। फिर एक बस कहते हैं कि जब इंग्लैंड से दाना पानी ख़त्म हो जाए, तो मेरी वालदा को स्ट्रोक हो गया, तो मुझे पाकिस्तान एकदम आना पड़ गया। सून आई केम बैक टू पाकिस्तान, जारी बात है ट्रेनर था मैं, PCB में दोबारा वापस आना आफ्टर 6 ईयर्स इज़ वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नए चेहरे आ चुके होते हैं और वो कभी भी अपनी प्लेस नहीं देते, स्पेशली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कोच है मेरे सबी अजहर साहब, रावलपिंडी रीजन के, उन्होंने मुझे चांस दिया। उनने मुझे मतलब कि एबिलिटीज़ निखारने में मेरी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद रावलपिंडी रीजन के लिए जब मैंने PCB के लिए काम किया, उसके बाद मैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी में चला गया। राशिद लतीफ़ वेल नोन नेम इंटरनेशनल, वो हमारे कप्तान रहे हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उसी दौरान मुझे मलेशियन नेशनल क्रिकेट टीम से ऑफर हुई, आई वेंट देयर। वहाँ मैंने ICC क्वालिफाइंग राउंड में टीम को 7वें नंबर से दूसरे पे लेके आया फिटनेस वाइज। फिर नेपाल से ऑफर हुई, वहाँ पे जॉब की। फिर ओबियसली मतलब आई एम द ओनली सन माई पेरेंट्स हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वापस आके दोबारा फिर मैंने KRL ज्वाइन की, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री, जिनकी टीम पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलती है, और लास्ट 5 ईयर से उनके साथ काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे, फिजिकल फिटनेस लड़कों की काफ़ी इन्हांसमेंट हो सकी है उसकी। शिराज ये बताएं, ये वाकई जो आपने मलेशिया में जब आपने काम किया, तो मलेशिया तो एक बिल्कुल ही स्टेज ऊपर आ रही है, ग्रोइंग एज में थी वो, वहाँ पे काम करने का क्या मज़ा आया और यहाँ को कैसा फील करते हैं आप? देखें रजी भाई, डिफरेंस तो होता है। देखें पाकिस्तान की फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करेंगे तो मेंटालिटी बहुत चेंज है। दिस इज़ टोटली कॉल योर मेंटल स्ट्रेंथ। वहाँ की जो प्लानिंग है, वहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर ICC ने डेवलप करने की कोशिश की है कि वहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेनर आ रहे हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ आ रहे हैं, वहाँ के लोग मॉडर्न डेज टेक्निक को अपनाते हैं, स्पोर्ट्स साइंसेस के मुताबिक वहाँ के प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो अंडर 13 से लेके अंडर 12 से लेके वो अंडर 19 तक, फिर नेशनल टीम तक उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। अब जब मैं गया था, तो जब नेशनल टीम का मैं वहाँ के ट्रेनर था, तो मैं उनके रीजन्स में भी गया हूँ। रीजन्स में भी मैंने एक वीक जाके वहाँ पे ट्रेनर्स
तैयार किए हैं, ताकि कम से कम जब मैं वहाँ से ऑफ होता हूँ तो कम से कम वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो इतना नॉलेज मुझसे गेन कर लेते हैं कि वो दे आर ऑन देयर ओन। स्टडीज तो वो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली काम, यस एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत रिलेटेड टू योर मेंटल स्ट्रेंथ, आप कितना अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मेंटालिटी अब चेंज हो रही है कि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स या नॉर्मल लाइफ, इफ़ यू वेंट टू यूरोप जिम्स और प्रॉब्ली ईस्ट कंट्रीज जितने भी हम के जिम में जाएं तो आप वहाँ के ग्राउंड देखेंगे, लोग भाग रहे हैं, चाहे वो 80 ईयर ओल्ड हो, चाहे वो 17 ईयर ओल्ड लड़की हो, वो भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है। जब मैंने अपने वालिदैन को देखा है, आई नेवर सीन माई पेरेंट्स वेंट टू द ग्राउंड, ठीक है, उनको मैंने जॉब करते देखा है, शॉप पे देखा है, कोई बिजनेस चलाते हुए देखा है, आई नेवर सी देम टू टेक देम मी इन द ग्राउंड और प्रॉब्ली कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो। तो हमारा कल्चर वो है ही नहीं है बिल्कुल। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, मॉडर्न डेज आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को अवेयरनेस आ रही है, उनके बच्चे ग्रोन अप होते हैं, बजाय कि वो सैनमे में जाएं, कहीं और जाएं, गली के कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, फजूल टाइम जाया करें, तो उनके पेरेंट्स उनको आजकल साथ लेके जा रहे हैं। खत्म होते चले जा रहे हैं, पार्क्स नहीं आ गए पिंडी में तो काफी बने हैं। वो जो कल्चर है स्पोर्ट्स का, वाकईतन जो लोग सुबह सवेरे मॉर्निंग में उठते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग भी चलती है, उनकी हेल्थ भी बहुत आगे चलती है, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम काफी अच्छा होता है, नींद अच्छी होती है, स्ट्रेस ओवरलोड कंप्रेशन वो ले सकते हैं। मतलब ये है कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम आ रही है बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्कों में अवेयरनेस की प्रॉब्लम। सिर्फ अवेयरनेस, अगर हम थोड़ा सा इस पे अपना माइंड बताएंगे, और पाकिस्तान की कौम ऐसी है, आपको बताऊंगा कि वी आर सो मच इंटेलिजेंट, लेकिन हम 90% लोग दिमागी तौर पे सोए हुए हैं। अगर हम उस 90% को 50% पे ले आए तो मेरे ख्याल में हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं, आम लोगों की फिजिकल फिटनेस और खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस में क्या डिफरेंस है? देखें रजी भाई, स्पेशली ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। अगर आप एक आम नॉर्मल बंदे की लाइफ देखें तो उसने ऑफिस में काम करना है, उसने कोई हेल्थी एक्टिविटी नहीं करनी, सिटिंग अराउंड, प्रॉब्ली वो IT का होगा, बिजनेसमैन होगा, बैंकर होगा, वो बैंक में जॉब कर रहा है, वो कहीं पे भी वॉक वगैरह नहीं करेगा, उसका बैठने का काम है, नेट पे बस स्ट्रेस का काम है, लोड ओवरलोड प्रोग्रेशन ले जा रहा है। हाँ, उसकी जो ट्रेनिंग है वो टोटली डिफरेंट है कंपैरिजन टू द एथलीट और स्पोर्ट्समैन किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बैडमिंटन खेल रहे हो, हॉकी हो, फुटबॉल, स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उनकी टोटली ट्रेनिंग डिफरेंट है, और वो भी उनके स्पोर्ट्स रिलेटेड, उनकी एज डिफरेंट, उनके कैलिबर। जैसे अंडर 12, अंडर 13 के जितने भी लड़के हैं लड़कियां होंगी, उनके अगर कंपटीशन है तो उनका कंपटीशन अंडर 13 या 12 से ही होगा। तो आपने उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट डिज़ाइन करनी है। इसी तरह आप अंडर 19 में चले जाएं, इसी तरह आप किसी उससे ओवर लेवल पे चले जाएं। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट टोटली चेंज है, आपको पता है। लेकिन ये लोग, आम लोग, एक्सरसाइज की तरफ नहीं आते और ये अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार भी नहीं रखते और नतीजतन ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एग्जैक्टली आपको पता है, इसी वजह से इनको हार्ट डिसीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ का होता है, ठीक है, उनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसके मैक्सिमम हार्ट के नज़दीक ही रहता है, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, वो डिसीजन करने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इसी वजह से होती है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि वो अपने मसल्स को यूटिलाइज नहीं करते। क्या करना चाहिए इन हालात के अंदर? इन हालात के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बेशक आप बिजी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम आपने अपने लिए ज़रूर निकालना है। कम से कम आप आधा घंटा अपनी लाइफ के लिए घंटा निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लोड उठाएं, नहीं, आप हेल्थी वॉक कर सकते हैं, जितनी आप कर सकते हैं उसको स्टार्ट कन्वर्टिंग टू लाइट जॉग से स्प्रिंट्स, और ये ड्यूरेशन टाइम लगेगा। इसमें जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तब तक आपका कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अच्छा, अब दूसरा सवाल, खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी, इनमें क्या डिफरेंस महसूस करेंगे? इनको क्या लेवल चाहिए? देखें, वंस अगेन हमारे जितने भी, खैर मेरा तो ताल्लुक क्रिकेट से ज़्यादा रहा है, रीजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं, दे आर नॉट मच क्वालिफाइड और दे नोट अबाउट द क्रिकेट, बट दे नेवर नो द क्रिकेटर ट्रेनिंग, कि कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग किसको चाहिए। जैसे इंटरनेशनल का बेंचमार्क टोटल डिफरेंट है, यू आर कम्पीटिंग विद अदर पीपल, दे आर लाइक मशीन्स, वो बने ही सॉफ्टवेयर पे होते हैं। उनके शोल्डर्स ले लो, उनकी चेस्ट ले लो, स्कैपुला ले लो, स्कैपुलरी ले लो, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक ले लो, उनके क्वाड्स ले लो, हैमस्ट्रिंग ले लो, काफ देखे, वो हर एक मशीनी तौर पे वो डिफाइन होकर उस पर बना होता है, वो सॉफ्टवेयर पे बना होता है। अब हमारा प्लेयर जब भी वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए उनके जाता है, अब हमने नॉर्मल ट्रेनर्स होते हैं, उनको इतना माशाल्लाह नहीं पता होता, या उन्होंने खैर पढ़ा ही नहीं होता, ये एजुकेशन पाकिस्तान में है ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यार मैंने किस
डोमेस्टिक के लड़के को कैसे तैयार करना है, और अगर उसको तैयार करना है तो मैंने उसको इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना है। बेसिकली वो बेंचमार्क इंटरनेशनल लेवल का डोमेस्टिक में होना चाहिए, कि जब तक वो बेंचमार्क हम क्लियर नहीं करेंगे, अपने आप को सॉफ्टवेयर रख के नहीं चलाएंगे, और वो क्वालिफाइड ट्रेनर्स उनके साथ काम नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल नीड में आप लोगों को क्या ज़रूरत है। आप अगर बैट्समैन हैं, अगर आप स्क्वॉश खेलते हैं, अगर आप फास्ट बॉलर हैं, अगर आप स्पिनर हैं, आप कीपर हैं, आप स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन सी ट्रेनिंग आपको चाहिए, आपकी बॉडी असेसमेंट्स क्या होनी चाहिए, बॉडी असेसमेंट्स के मुताबिक आप पे वर्कआउट होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, आपका डेली कैलोरीज इनटेक्स, आपकी स्लीपिंग, आपकी सोशल लाइफ, हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल यू आर वर्किंग लाइक मशीन, यू ऑन द बटन ऑफ द बटन। तो ये एक गौरव ने अपनाया हुआ है, और आप खुद रिजल्ट्स देख लें स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, ठीक है। जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने फिजिक पे काम नहीं करेंगे, तो कुछ चेंज नहीं होगा। यही रीजन है अवेयरनेस की कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अचीव ही नहीं कर पाते, उस तरफ जा ही नहीं सकते, या हम मेंटेलिटी नहीं है। हम नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइजेज बेसिकली बहुत से लोगों ने नेट से डाउनलोड करके एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं। ये भी टोटली रॉन्ग है, और कुछ हमारे पुराने जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनका भी इसमें कुछ कसूर है कि यार इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन होता एग्जैक्टली है। अब मॉडर्न डेज ये बता रहे हैं आपको कि वी हैव टू चेंज ओवर सेल्फ। अगर हम उन लोगों को कम्पीट करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अब ज़माने के लिहाज से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और अपने बॉडी को, अपने सिस्टम को उस लेवल पे लाने के लिए हमें डेफिनेटली नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यानी हमारा पुराना जो लगी लिखती रूटीन का सिस्टम है कि जब हम फुटबॉल ग्राउंड के 10 चक्कर लगा लें तो वार्म अप हो जाएंगे, या हम इतना स्टेमिना हो जाएगा। हम इस थोड़ी ब्रेक के बाद इस टॉपिक पे दोबारा शिराज साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम सब टीवी बहुत ज़बरदस्त एक चैनल है जो कि एक राइट्स बेस्ड चैनल है, और इसमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम हो रहा है, माइनॉरिटी राइट्स पे काम हो रहा है, यूथ की जो राइट्स हैं उस पे काम हो रहा है। एंड आई रियली लव वाचिंग दिस टीवी। आप सब लोग भी देखिए, और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे टीवीज़ हमारे पास होने चाहिए जो हमारी माशरे में जो को एग्जिस्टेंस है between different kind of segments and between our different religions which we are following at Pakistan, उसमें इस तरह के चैनल्स होने चाहिए जो हर एक की राइट्स के ऊपर काम करें। थैंक यू वेरी मच हम सब टीवी की टीम को। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन। हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग और मॉडर्न ट्रेनिंग, ये फ़र्क क्या है लोगों में। जो अब ये वो दौर नहीं है कि हम डन बैठ के लगाएं या हम एक बग़ैर सोचे समझे स्प्रिंटें लगाना शुरू कर दें। मैं शिराज साहब ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं, हमें किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है ताकि हमारे एथलीट्स जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मेयार को टच तो कर सकें कम अज़ कम। देखिए रज़ी भाई, इस पर जब आप एक स्पोर्ट्समैन या कोई भी एक आम इंसान तैयार होता है, स्पेशली मैं स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ, आपके हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा आपके मोटर स्किल होते हैं। हेल्थ रिलेटेड में आपकी बॉडी कंपोजिशन आती है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आती है, आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आता है, आपका लोअर बैक स्ट्रेंथ एंड लेम्स का आता है, ठीक है। और जब आप जाते हैं आपकी मोटर स्किल में, उसमें पावर, स्पीड, बैलेंस, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी एंड रिएक्शन टाइम आता है। ये तकरीबन थोड़े आपके स्किल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड मिला के आपके तकरीबन कोई 11 कंपोनेंट्स बनते हैं। आप फ़र्ज़ करें जैसे आप गाड़ी के 4 टायर हैं, एक टायर को आप उतार देते हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं कार को? नहीं कर सकते। इसी तरह हमें उन 11 कंपोनेंट्स पे काम करना है। पहले आपने बॉडी कंपोजिशन पे काम करना है कि मैं अब मेरी हाइट कैसी है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी ओवरवेटेड, मैंने किस तरीके से अपने आप को काम करना है। उसके अलावा फिर आप अपनी मस्कुलर एंड्योरेंस देखेंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस देखेंगे, फिर अपनी पावर, स्पीड, बैलेंस, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी एंड रिएक्शन टाइम। ये मैं स्पोर्ट्समैन के मतलब बात कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना मैंने किस कंपोनेंट्स पे काम करना है। मे बी के रज़ी भी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मे बी आई डोंट नीड दिस, मे बी कि आपकी स्ट्रेंथ कम है, मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आपकी एंड्योरेंस अगर ज़्यादा है तो मेरी एंड्योरेंस कम है, तो मुझे एंड्योरेंस पे काम करना है। ये एक मोस्ट स्पेसिफिक पार्ट है कि बॉडी असेसमेंट्स। इसका मतलब ये है कि
हर प्लेयर के लिए ट्रेनिंग डिफरेंट है। यानी किसी प्लेयर को अगर हेल्थ मतलब किसी प्लेयर को फिजिकल फिटनेस कंडीशनिंग में स्ट्रेंथ में चाहिए तो उसके लिए दूसरी ट्रेनिंग है, और जिसको एंड्योरेंस में चाहिए उसके लिए डिफरेंट है, और जिसका अगर मास उसका डिफाइन करना है उसके लिए डिफरेंट है, मास गेन करना है उसकी टोटल डिफरेंट है। हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स बोर्ड में मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि वो सबको रूटीन के तहत नहीं, ये गलत है। इसकी मिसाल मैं डिस्क्राइब इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपको फ़र्ज़ करें कि अगर खांसी है और मुझे नज़ला या बुखार है और कोई और डिसीज़ है, तो क्या हमारी मेडिसिन एक जैसी हो सकती है? कभी भी नहीं। और डॉक्टर हमेशा एग्जामिनेशन करके देते हैं, तो वही वो पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल द डॉक्टर। इसका मतलब एक्सरसाइज डिजाइन करनी है प्लेयर को फिजिकल फिटनेस देख के उसकी बॉडी स्क्रीनिंग करेंगे आप पूरी, हर मसल्स की उसकी स्ट्रेंथ मस्कुलर एंड्योरेंस निकलेगी। ये आजकल जिम ट्रेनिंग का क्या फैशन हो गया है, इसके बारे में क्या देखिए? मुझे समझ में नहीं जिम आती, मैं नहीं पसंद करता। एज अ स्पोर्ट्समैन जिम मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता। एक नजरिए में मैटर करता भी है और एक नजरिए में मैटर नहीं भी करता। एज अ ट्रेनर अगर सोचा जाए, अगर मैं अपनी कम्युनिटी ट्रेनर्स के साथ बैठूं तो वो कहेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, जिम बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन आपको जिम सिर्फ उतना यूज़ करना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है। मोस्टली यहाँ पे ये हो रहा है कि एक लड़का उसकी स्पीड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे वो समझ लें कि आप टेबल टेनिस खेल रहा है उसको स्पीड चाहिए, लॉन्ग टेनिस खेल रहा है, स्क्वैश खेल रहा है उसको स्पीड चाहिए। अब वो स्पीड को बढ़ाने के लिए वो एक जिम में जाता है और वो चीज़ें करता है जो उसकी स्पीड को कम कर देंगी, तो ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि कौन से मसल्स को मैंने स्ट्रेंथ देनी है, और सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ देनी है कि मैं उस मसल्स को ओवरलोड प्रोग्रेशन में लेके जाऊं तो मैं इंजर्ड ना हूं। बेसिकली वो जिम हमें रिहेबिलिटेट करता है इंजरी से, लेकिन इस तरह ना हो कि हम मॉडल बन के बाहर निकलें और जो हमारा असल प्रोफेशन है वो हमसे दूर हो जाए। तो इतना मैटर है। मसला ये है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गेम है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। इसका मतलब है कि वहाँ जिम की ट्रेनिंग वो वाली की जाए जिसमें आपके मसल मजबूत तो हों लेकिन फ्लेक्सिबल भी हों। ऐसा ना हो कि हार्ड स्टिफ मसल लेके बैठ जाएं आप। आपने अक्सर देखा होगा जिम में आप निकलते हैं तो बॉडी बिल्डर टाइप लोग होते हैं, उनके हाथ काफ़ी स्टिफ होते हैं। आपने हर जगह पे देखा होगा, लेकिन अजीब सा लगता है। बॉडी बिल्डिंग इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड, लेकिन सून यू केम टू द स्पोर्ट्समैन प्रोफेशनलिज्म, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। इसके लिए सर्किट ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, सर्किट ट्रेनिंग भी अगर आपने मास गेनिंग करनी है तो आप सर्किट ट्रेनिंग नहीं कर सकेंगे, आपको स्प्लिट ट्रेनिंग करनी होगी। और अगर आपने मास सस्टेन करना है या मास डिफाइन करना है, उसके लिए आप सर्किट ट्रेनिंग करोगे, लेकिन उसके लिए भी आपका रेस्ट, रिकवरी, रेपिटेशन, इट डज मैटर। अब फर्ज करें कि आपकी एज है, आपकी इंजरीज, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कोई डिसीज तो नहीं है, आपकी इंजरीज कितनी प्रलॉन्ग थी। अब मैं उस तरीकों को देख के आपकी ट्रेनिंग डिजाइन करूंगा। मैं इस तरह नहीं हुआ कि एक स्क्वॉश का प्लेयर, एक क्रिकेट का प्लेयर और स्विमिंग का प्लेयर तीनों एक ही मेथड के मुताबिक काम कर रहे हो। तीनों की स्पोर्ट्स डिफरेंट है, तीनों की ट्रेनिंग डिफरेंट है, तीनों को किस चीज की जरूरत है। उनकी बॉडी असेसमेंट करने के बाद, सारे ग्राफ के बाद मुझे पता लग जाएगा कि मैंने इस प्लेयर को इस तरीके की ट्रेनिंग करवानी है, इसकी एंड्योरेंस। अच्छा, यही रीजन है डिक्लाइन की हमारे पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, कि यहाँ पे कोई बॉडी स्क्रीनिंग नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है। आप जाते हैं बगैर देखे, आपको ट्रेनिंग सबके साथ करा दी जाती है। तो मेरे ख्याल में उसमें एक बंदे को फायदा होगा, मेरे ख्याल में 9 बंदे जो साथ कर रहे होंगे उनको नहीं होगा। और मे बी कि वो 9 बंदों को फायदा हो रहा है और एक बंदे को नहीं हो रहा, तो फिर एक कसूर एक बंदे का, उस बेचारे के साथ तो जुल्म ही कर रहे होंगे आप, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू गेट इंप्रूव। फिर अगर आपके पास स्क्वाड 10-11 प्लेयरों का है तो फिर आप ट्रेनिंग कैसे करोगे? देखें, जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग डिजाइन करता हूँ, जब मेरी टीम मेरे पास आ जाती है, कोई भी एथलीट या कोई भी क्लाइंट आ जाता है, तो मैं उसकी सबसे पहले बॉडी स्क्रीनिंग करता हूँ। उसके बाद मुझे पूरी उसकी बॉडी की असेसमेंट्स का पता लग जाता है कि उसके क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब मैंने उसकी वीकनेस को इम्प्रूव कराना है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि उसका बैलेंस हो जाए अपर बॉडी और लोअर बॉडी। अब फर्ज करें कि मेरे पास 10 लड़के एट ए टाइम आते हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, जैसे क्रिकेट टीम के होते हैं। अब मैंने उसकी असेसमेंट करने के बाद उनका ग्राफ बना लिया कि 3 लड़कों की ये वीकनेस है, 2 की ये है, 1 की ये है। अब मैं सबको एक जैसा टाइम नहीं देता, सबको 1-1 घंटा डिफरेंट टाइमिंग। फर्ज करें कैंप अगर मैं स्टार्ट करूंगा सुबह 6 बजे, 6 से 7 मेरे पास एक ग्रुप आएगा, 7 से 8 1 बजे आएगा, 8 से 9 1 बजे आएगा, 10 से 11 1 आएगा। अच्छा, आप मतलब ये कि जब लार्ज नंबर ऑफ स्क्वाड हो तो आप ग्रुपिंग कर लेते हैं? ग्रुपिंग कर लेता हूँ। क्यों कि हर बंदे को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चाहिए। ये किस तरह हो सकता है कि बीमार डिफरेंट है सब और सबकी मेडिकेशन एक जैसी हो? ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको एक किस्म का, अगर फर्ज करें स्पोर्ट्समैन आपके पास आता है,
और वो इंजरी से रिहेबिलिटेट हो रहा है या वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको अपने मेडिकेशन क्या देनी है, वो आपका ट्रेनिंग मेथड है। दिस इज कॉल्ड द मेडिकेशन। इसी तरह आपका प्री सीजन आता है, आपका ऑफ सीजन आता है ट्रेनिंग, आपका इन सीजन ट्रेनिंग आती है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब जिस ट्रेनर को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता ये एक्चुअली हमारे स्पोर्ट्समैन का कसूर नहीं है, बिकॉज हमारे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, और उनको जिस तरह बताया जाता है वो उसी पे चल पड़ते हैं। जब वो माशाल्लाह आस्ता आस्ता ये कैलिबर पर पहुंच जाते हैं, और जब उनको इंटरनेशनल कोचेज मिलते हैं तो फिर बेस्ड हो चुके होते हैं, और वो उनकी लाइफ में वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका होता है, वो उसको पक्का कर चुके होते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनको सडनली चेंज करना ऑफ द ट्रैक होने की वाली बात है। तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे साथ जिन लोगों ने पीछे काम किया वो सारा गलत था। इसका मतलब ये है कि जो हम तकारीर में ग्रास रूट लेवल इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हम सही तरीके से गाइड करें तो हमारे पास एक नर्सरी अच्छी बिल्ड हो सकती है। देखें, लेकिन हमारे पास ट्रेनर्स हैं नहीं। यू कांट चेंज द प्लेयर ऑन 25 एज ऑफ 25। इट्स गोइंग टू बी हैपन ऑन अंडर 12, अंडर 13, 14, 15, 16। आपका ट्रेनिंग कराना ही मकसद नहीं है। आप एक नेशन को ग्रो कर रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से बताएं कि बेटा ये मैं असेसमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्यों ज़रूरी होती है। ये वजह नहीं कि कल को वो मेरी जगह पे आके बैठ जाएंगे। यू हैव टू कन्वर्ट योर एजुकेशन टू योर नेक्स्ट नेशन। मे बी इनमें से कोई मुझसे बहुत अच्छा ट्रेनर बन जाए और जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम कमा सके, तो इससे अच्छी खुशनसीबी हमारे लिए क्या होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने और लोगों में देखा है, वो ये है कि वो लोग ना हार्ड सरफेस पे ट्रेनिंग करते हैं, और बाज़ औक़ात स्पोर्ट्स बोर्ड में सीढ़ियों पे जंप करके जा रहे होते हैं। मैंने जो अपनी थ्योरी पढ़ी है या मैंने जो क्वालिफिकेशन हासिल किया, मुझे तो हार्ड सरफेस पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है, और ख़ुसूसन सीढ़ियों पे चढ़ने के, क्योंकि उनके नीज़ और लिगामेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा रजी भाई, इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक एक चीज़ आ जाती है जो अंडरस्टैंडिंग वाली है। जैसे मैराथन में लोग भागते हैं, दे आर रनिंग आउटसाइड ऑन अ हाफ सर्विस, ठीक है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी आप देख लेंगे कई लोग इसी तरह भाग रहे होंगे बाहर, ठीक है। पहली तो बात यह है, इसमें आपकी स्पोर्ट्स क्लोथिंग और आपकी जो जॉगर्स है वो बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके ट्रेनर्स की बात करूंगा। यहाँ पे अमूमन एक टॉप क्लास प्लेयर, टॉप क्लास जो इंटरनेशनल लेवल खेल रहा है, उसको ये नहीं पता होगा कि मैंने किस किस्म के शूज़ पहनने हैं, मेरी स्पोर्ट्स क्या है। जैसे एक आम चलने वाले बंदे का शूज़ डिफरेंट होता है, रनिंग शूज इज टोटली डिफरेंट, एंड व्हेन यू आर कमिंग टू योर स्पोर्ट्स प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट शूज। तो सबसे पहले तो मैं आपको शूज के बारे में बताता हूँ। शूज आपका 35 डिग्री जो हार्ड सोल होता है वो मिड सोल होता है। जैसे एक एसिक्स शूज है या नाइकी का शूज है, आप अमूमन शॉप्स पे जाते हैं, आप देखेंगे उनकी कर्व बीच में से उनको जेल लगा होता है, हार्ड हुआ होता है, क्योंकि वो आपकी आर्च को मुड़ने नहीं देता। दूसरी बात, उसका फ्लेयर्स बोथ साइड पे 35 ड्यूरामीटर होता है। 150 हार्ड सोल, मिड सोल, उनका जो सोल होता है वो मोटा होता है, ताकि वो 3 टाइम ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जब फुट जमीन पे मारेंगे और ग्रेविटी नीचे से उसको बाउंस बैक करेगी, तो वो फोम उसकी फोर्सेस को बर्दाश्त करेगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे शूज़ कैसे हैं। और ज़्यादा इंजरीज आपकी स्टार्ट होती है सबसे पहले आपके फुटवेयर से, क्योंकि आपने भागना है, चलना है या जो भी कुछ करना है, ठीक है। एक तो पहली बात ये है। अब कुछ लोग ये कहते हैं मेरे ग्लूट्स में प्रॉब्लम है, मेरे हिप फ्लेक्सर्स में है, मेरी हैमस्ट्रिंग उठ जाती है, मेरी काफ के प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स ही इसी वजह से होते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने आपको देखा रज़ी भी, आपने शूज़ बहुत अच्छे पहने हैं, मैंने अगले दिन वही शूज़ पहन लिए, वही शूज़ खरीद लिए। मे बी कि वो आपने अपने लिए, आपके शूज़ के लिए कंफर्टेबल हैं, वो एक साइंसी तरीके से शूज़ बना हुआ है जो आपको ज़रूरत है। मे बी कि जो शूज़ मैं आपके देखा देखी पहन रहा हूँ वो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है कि लोगों के पास इतनी, लेकिन देखें मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। एडिडास की शॉप पे जाएं, ज़ाहिर बात है प्रोफेशन कोई भी हो एक्सपेंसिव तो होगा। आप एडिडास की, नाइकी की शॉप पे जाओ, उनके साथ एक बुक, कैट बुक होती है, वो हमेशा शूज़ के अंदर होती है। 3 या 4, 6 पेज होते हैं छोटे छोटे, आप उनमें पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के पास जाएं या किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, उनको इन चीज़ों की बहुत अवेयरनेस होती है। किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के पास चले जाएं, उनको बताओ यार मुझे शूज़, मैं ये स्पोर्ट्स करता हूँ, मुझे ये शूज़ चाहिए, वो आपको बताएंगे आपने ये शूज़ लेना है। आप ये भी एक मुकम्मल साइंस है। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स क्लोथिंग आ जाती है। अब कुछ लोग जीन्स में भाग रहे होंगे, आपने देखा होगा कुछ, उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए, बहुत टाइट पहना हुआ है,
ठीक है, उनको ये नहीं पता कि मसल्स को थोड़ा रिलीव भी करना है, मसल को स्ट्रेस कब देना है, मसल को टाइट कब करना है, वो उसी ओवरलोड प्रोग्रेशन में जा रहे होते हैं। अब मैं आता हूँ आपकी मैराथन पे। फर्ज करें आप एक नॉर्मल बंदे का बाहर सड़क पे भागना इज टोटली डिफरेंट कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज रनिंग इन द मैराथन, क्योंकि वो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग करेगा। हम हार्ड सर्विस पे भागेंगे तो आपके काफ या आपके ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स वगैरह तो खिंच जाएंगे। ज़ाहिर बात है आपके मसल उस तरह डेवलप नहीं हुए, आपने उनको उस तरीके से तैयार नहीं किया हुआ। कंपैरिजन टू आप मैराथन में जाते हैं, मैराथन बंदा जो स्पोर्ट्समैन है वो बाहर ही भागेगा, उसने उस चीज़ की ट्रेनिंग की होगी। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि लोग जो स्टेयर्स पे जॉग करते हैं, रनिंग करते हैं, ये एक हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की ओवरलोड प्रोग्रेशन है, लेकिन ट्रेनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देख सके कि एक तो प्लेयर की जो इंजरी बैकग्राउंड वो क्या है, दूसरा इसको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ये डेंजरस है, इसलिए कि खुसूसन बाज़ औक़ात उतरते हुए बैलेंस अगर ऑफ हो जाए तो आप तो क्लैप्स हो जाओगे। ये इस चीज़ का ख्याल एक ट्रेनर को रखना पड़ता है और एक स्पोर्ट्समैन को। इससे बेहतर ये है कि आप स्टेयर्स की बजाय आप हिली एरिया के ऊपर ट्रेनिंग करें, आप हिल ट्रेनिंग करें, हिल ट्रेनिंग करें, वो भी एक बेहतर है। लेकिन सैंड रनिंग करें जहां आपका पांव दब के निकले। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स साइंसेज ने इतनी ज़्यादा वेरिएशंस दे दी हैं और बॉडी की मैकेनिकली, बायोमैकेनिकली उन्होंने इतने सॉफ्टवेयर निकाल दिए हैं कि अगर जब तक आप कोई अपने लिगमेंट्स या मसल्स को रफ तरीके से यूज़ नहीं करते, आपकी इंजरी का चांस कम हो जाता है। इसी वजह से ये सॉफ्टवेयर बने कि जब ह्यूमन एनाटॉमी पे ओवरलोड प्रोग्रेशन दिया जाए तो वो इंजर्ड ना हो। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड जैसे इदारे के अंदर स्टेयर्स पे रनिंग करते चले जा रहे हैं लोग और उतरते चले जा रहे हैं। रजी भी वो भी एक वो मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन आपको देखना है कि किसको नेसेसरी है, आया कि इसको ज़रूरत भी थी या नहीं। ये एक बहुत क्वेश्चन मैटर करता है कि किस प्लेयर को वो चाहिए और किसको नहीं चाहिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अगर फर्ज करें बैक इंजरी होती है, वो डेडलिफ्ट भी कर रहे होते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें आप हार्ड सरफेस पे ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, अगर बैलेंस ऑफ हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। तो बेहतर ये है कि सेफ इंजरी, क्योंकि बेसिकली तो आप इंजरी से आपकी बचा जाए। जो ट्रेनिंग है वो इसीलिए है कि आपको इंजरी से रिहेबिलिटेट किया जाए, इंजरी से आप बच जाएं, सेफ मेथड इख्तियार किया जाए। ठीक है नाज़रीन, हमने ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नोट की है कि हमने फ़िज़िकल फ़िटनेस के अंदर और जिम ट्रेनिंग के अंदर जो किन लोगों को किस गेम के मुताबिक जिम ट्रेनिंग चाहिए हो, वो अपनी गेम के मुताबिक जिम ट्रेनिंग हासिल करें। ये नहीं कि एक लगी लिपटी सारों की जाके वहाँ पर डंबल्स उठाना शुरू कर दें या अपने आप को स्टिफ कर लें। कुछ गेमों में स्ट्रॉन्ग मसल चाहिए और वो स्टिफ नहीं होने चाहिए, कुछ गेमों में स्टिफ चाहिए जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह। ठीक है ना, उसमें आपने मास गेनिंग करनी है, उसमें आपने मास गेन करनी है, अपने मसल्स को डेवलप करना है ऑब्वियसली। इस पॉइंट पे हम दोबारा आएंगे, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद शुरू करेंगे कि फिज़िकल फिटनेस के साथ हम डाइट क्या रखें। मैं फराह रानी, मेंबर इस्लामाबाद फॉरेन वुमेन एसोसिएशन और चीफ एग्जीक्यूटिव हेरिटेज आर्ट। मुझे बहुत ऑनर है जो हम सब टीवी जैसे चैनल इधर मौजूद हैं जो ख़वातीन के राइट्स पर, बच्चों के राइट्स पर और जो कल्चर है हमारा उसे प्रमोशन दे रहा है। और मेरी दुआ है ये चैनल इसे बहुत प्रमोशन मिले और इस जैसे जो टीवी चैनल्स हैं, हम सब टीवी, इस जैसे जो पॉजिटिव रोल है वो तभी माशरा अच्छा हो बनता है जब अच्छे चैनल, अच्छे टीवी आते हैं। सो नाइस ऑफ यू। वेलकम बैक नाजरीन, हम डिस्कस कर रहे थे जिम ट्रेनिंग के ऊपर और हम उसकी डाइट के बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आऊँगा कि जिम ट्रेनिंग लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए क्या उसमें फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखें, जिम ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके वहाँ पे अपने मसल्स को डेवलप करना है, बॉडी बिल्डर बन जाना है, बहुत बड़े मसल कर लेने हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे आप मसल अपने मास गेनिंग भी कर सकते हैं और मास डिफाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि लेडीज़ के लिए जिम कितना इम्पोर्टेंट है। एज़ यू सेड के आपने देखा भी है कि
पाकिस्तान में जिम में कोई इतने ज़्यादा लोग आपको कभी नज़र नहीं आएंगे सॉरी बॉडी बिल्डर्स के अलावा, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप जाएंगे इस्लामाबाद जाएं, रावलपिंडी में भी काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे देखें आप बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं। स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारी जो वुमेंस हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती इस्लामी कल्चर की वजह से, या उनको इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर वो ऑफिशियली काम कर रही हैं सुबह से शाम तक, तो ज़ाहिर बात है उनके मसल्स, ज़ाहिर बात है आप इनटेक कैलोरीज तो कर रहे हैं लेकिन आप उसको बर्न नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आपके ऊपर फैट चढ़ता जाएगा, और जो आपके बॉडी पे फैट चढ़ता रहेगा आप ओवरलोड में आएंगे, फिर आप फैट परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आपको डिसीज़, आपका हार्ट, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट, और मुख्तलिफ डिप्रेशन और ये डायबिटीज़, ये इस तरह की बीमारियाँ पे हमला करती हैं। तो मेरा ये एक पैगाम है लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे कि जब ज़ाहिर बात है व्हेन दे गेट मैरिड एंड आफ्टर दे हैविंग अ किड्स, उनकी बॉडी फैल जाती है, उस टाइम कौन सी ट्रेनिंग स्पेसिफिक करनी चाहिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी आम लोगों के लिए। मर्द तो खैर थोड़ी सी अवेयरनेस होती है कि वो बाहर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जिम कितना ज़रूरी है, फिटनेस कितनी ज़रूरी है। एक वो औरत जो प्रेग्नेंट है और वो जो डिलीवरी के बाद हो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए भी कतराते हैं कि ट्रेनर्स कैसे हैं, लेडीज़ ट्रेनर है भी या नहीं है, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस फील्ड में लेडीज़ ट्रेनर इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, और जो हैं वो ज़ाहिर बात है इस्लामी कल्चर की वजह से वहाँ लोग इतने जाते नहीं हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको प्रेगनेंसी में भी कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, ज़ाहिर बात है आपने ओबियसली बर्थ करनी है और उसके बाद आपको कई किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लेडीज़ के लिए कि वो ओवरवेट ना हो जाए, उसकी बॉडी फैल ना जाए, वो अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट कैसे करे, फैट ना चढ़े, कैलोरीज इनटेक्स कितनी लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, आपने जब बच्चों की बात की है, बच्चों का तो फिटनेस सेंटर में मेरे ख्याल में, फिटनेस सेंटर में क्या जिम में अलाउ अंडर 17 तो इंटरनेशनली है ही नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं अंडर 17 में, वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है, बैन है। और मेरे ख्याल में वो जो लोग अगर किसी को अलाउ कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने मेरे ख्याल में पॉकेट्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि देख लें कि आपके जो बच्चे हैं, फ़र्ज़ करेंगे अगर आपका ही बच्चा 17 साल का है और वो किसी जिम में जाकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है, ही नेवर नो नथिंग, और अगर वहाँ के इवन के कोचेस क्वालिफाइड भी हैं, ट्रेनर्स वहाँ के क्वालिफाइड भी हैं, वो भी उसको कुछ बताएगा तो वो गलत, क्यों कि उसकी बॉडी स्टिल इन ग्रोइंग प्रोसेस है, उनके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, उनकी बोन्स डेवलप हो रही हैं। इफ दे पुट सो मच लोड इन देयर मसल्स और ऑन देयर बोन्स, मे बी उनका पोस्चरल जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने का खतरा है, और किसी को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। तो अंडर 17 लड़कों का जिम में जाना टोटली मना है। वो आउटफील्ड कहीं जाए, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, स्क्वाश खेलें, स्विमिंग करें, कोई आउटडोर एक्टिविटी करें, ओवरलोड प्रोग्रेशन वाली ना करें, वो देयर ओन बॉडी मास, जहाँ पे वो कंफर्टेबल जोन में आए, उनके मसल्स डेवलप हों। अब आगे बात न्यूट्रिशन की, इंसान की जो बॉडी है उसको 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 10 to 15%, 20 to 15% प्रोटीन होती है और 10 to 15% फैट होता है। अब ये ह्यूमन एनाटॉमी है, औरतों में फैट की परसेंटेज एक मर्द से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हमने कैलोरीज इनटेक्स कैसे करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कुछ लोगों ने फूड सप्लीमेंट्स बनाई हुई हैं, कुछ कंपनीज ने, बाहर से इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप या मैं, आई एम नॉट द न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, आई एम द कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट, आई एम द पर्सनल ट्रेनर। मैं डाइट के बारे में एक स्पेसिफिक आपको थोड़ी सी चीज़ बता सकता हूँ। एज आई सेड, आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट, यू हैव टू कंसल्ट विद द स्पेशलिस्ट पीपल। वो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है, वो आपको बताएगा कि आपको बॉडी को कौन से सप्लीमेंट्स की नेसेसरी है। अब उमूमन फिटनेस सेंटर्स में ये देखा जा रहा है, लेकिन कॉमन सेंस भी तो एक चीज़ है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सप्लीमेंट ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। एक सप्लीमेंट मैंने देखा, उसके अंदर 40 विटामिन्स थे। क्या 40 विटामिन्स की बंदे को जरूरत है? देखें, और लोग खा रहे हैं उसको। देखें, ये तो इंसान जो ले रहा है उसको खुद पता होना चाहिए। इफ ही वेंट टू द न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और ही नीड दीज कैलोरीज टू टेक एंड गेट द परमिशन फ्रॉम द न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप करेंगे नहीं तो आप तो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। आप अगर दिन की 2500-3000 कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे और आप इनटेक 5000 कैलोरीज कर रहे हैं डे की, तो वो दे आर कन्वर्टेड इज गोइंग टू बी फैट, तो आपकी बॉडी पे तो फैट चलता जा रहा है।
तो वो जो फूड सप्लीमेंट वो फूड सप्लीमेंट बिक रहे हैं मार्केट में, अब आई डोंट नो कि वो क्या है वो क्या नहीं, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन होना यही चाहिए कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही, वो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको वो लेने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि कोई आम लड़का, फर्ज करें कि मैं अगर रजी भी आपको देखता हूँ आप कौन सी वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, आपने बाहर से मंगा दी है, मैं भी ये भी मानता हूँ वो बाहर की है, हर चीज़ उसमें ओरिजिनल है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम तो पाकिस्तानी है, आपका निज़ाम हज़म पाकिस्तानी है। आप तो अपने किचन में जाएं, आप अपने रूफ को हाथ लगाएंगे, पंखों को हाथ लगाएंगे, एग्जॉस्ट फैन को, ऑयल होगा। हमारे सारे किचन में ऑयली फूड है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे बहुत लेस ऑयल यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम निहारियाँ, पराठे, अंडे, दूध, जलेबियाँ और ये हलवा पूड़ियाँ ये खा रहे हैं, प्लेयर भी यही खा रहे हैं। मतलब ओब्वियसली आपको पता ही है हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर इस तरह नहीं कि हम सुबह उठ के हम कार्बोहाइड्रेट्स, अपने कैलोरीज देखेंगे। जो वो लोग ये करते हैं, आप उनका कैरियर देखें, आप उनकी परफॉर्मेंस अचीवमेंट देखें, वो उनकी अचीवमेंट्स बताती हैं कि वो अपने आप को, आपको, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू किल योरसेल्फ टू गेट टू द अ प्लेस। Shiraz, I attended pre-Olympic conference in Athens, which was the concept of that conference was how to prepare the athlete for 21st century without medicine. Without medicine. वो ये फूड सप्लीमेंट पे, इन गोलियों पर, इन चीज़ों पे नहीं आते। वो कहते हैं यार जो नेचुरल फूड है, यस एग्जैक्टली, यू हैव टू गो फॉर दैट। अब पाकिस्तानी असल में अवाम बहुत लेजी कौम है, वो इस तरह कि वो, अब मेरा कई लोगों से मेरी बहस हो जाती है, दे केम टू मी, अभी के मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ये हमारे बीच में चैप्टर्स होते हैं, उनको बताया जाता है हमें, लेकिन मैं कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देता है। एज कि इस्लाम में ये चीज़ है कि आप किसी को गलत रास्ता भी बताएं तो वो अच्छी बात नहीं है, आप उसको मिसगाइड कर रहे हैं। इसी तरह वाई आई एम गोइंग टू मिसगाइड द नेक्स्ट कम्युनिटी, कि जो बच्चे आने वाले वक्त में एक मुल्क का असासा हो सकते हैं, मैं उनको वही नॉलेज दूंगा जो मैंने पढ़ा है। मैं अपनी तरफ से कोई नॉलेज नहीं बताऊंगा, अपनी आंखों देखी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। एग्जैक्टली सेड बाय द बुक, कि जो बुक कह रही है, जो बुक ने मुझे पढ़ाया है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फूड सप्लीमेंट यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसी हद तक नहीं करनी चाहिए। और फूड सप्लीमेंट क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि फ़र्ज करें एक प्लेयर है, फूड सप्लीमेंट किस लिए ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ, उसको कब नेसेसरी है यूज़ करना, वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसकी इजाज़त के बाद। एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, फ़र्ज करें उस पर लाखों करोड़ों रुपया लगा है, उसकी इंजरीज़ के लिए डॉक्टर ने 6 माह का टाइम दे दिया है। 6 माह के बाद ओलंपिक्स हैं, कोई उसने वर्ल्ड, कोई इंटरनेशनल अचीवमेंट के लिए जाना है, अब वो तो इंजर्ड है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। अब डॉक्टर्स ने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा फूड बना दिया जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए ताकि जल्दी से वो उसके निज़ाम हज़म में जाके डिज़ोल्व हो जाए। इट डजंट टेक टाइम, स्ट्रेट अवे एनर्जी वापस कर देते हैं। अब ये हो गया एनर्जी इनटेक जो उसने अननेचुरल लिया है, वो नेचुरल नहीं है, निज़ाम हज़म में जाकर डिज़ोल्व नहीं हुआ, टाइम नहीं लिया, ठीक है। अब हम जब खाते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर मैं एथलीट हूँ और मेरा निज़ाम हज़म बहुत अच्छा है और मैं अपनी चीज़ 5-6 घंटे में हजम कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि मैं वो फूड सप्लीमेंट ले लेता हूँ तो मैं भी 1 घंटे में रिकवरी कर लूँ, लेकिन अब मैंने अल्लाह ताला के निज़ाम हज़म को डिस्टर्ब कर दिया है। जो निज़ाम हज़म अल्लाह ताला ने मुझे दिया, चल रहा था, आप फाइट विद द गॉड, तो किस तरह हो सकता है कि आप अल्लाह ताला के निज़ाम हज़म को, जो प्रोसेसर है हर इंसान का डिफरेंट एज के मुताबिक, उसकी डाइट के मुताबिक अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया है, उसको चेंज कर दिया। अब जो सडनली मैं उसको ऑफ करूंगा, वन डे आई एम गोइंग टू बी रिड ऑफ फूड सप्लीमेंट, मैंने एक नॉर्मल लाइफ में आना है, तो मेरा क्या होगा, मेरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम पहले से भी स्लो हो जाएगा। ये इसी तरह है कि आप एक ट्यूब है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है उसकी कैपेसिटी का, अगर आप वो फ्यूज़ हाई इंटेंसिटी का लगा देते हैं तो वो क्या होगा, उस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी, लेकिन सून्स यू ऑफ और उसकी उसी वोल्टेज पे लेके जाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे तो वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आजकल की जनरेशन जिससे तबाह हो रही है। नए यंग लड़के माशाल्लाह इतने अच्छे बॉडी बना लेते हैं और उसके बाद सडनली उनकी डेथ हो जाती है। क्यों उनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जैसे बैठे हुए इंसान का एक हार्ट रेट होता है, वो उसके मैक्सिमम हार्ट रेट के करीब रहता है, तो उसके पास बहुत कम चांस है कि वो कोई एक्टिविटी करे।
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका एक बैठा हुआ रेस्टिंग हार्ट रेट है, नॉर्मल है, आप रेस्टिंग पोजीशन पे कुछ और हैं एग्जैक्टली, और मैक्सिमम कुछ और है, और आपकी 80% ट्रेनिंग कुछ और है, 90% कुछ और है, 60 to 65% आपकी इंटेंसिटी कुछ और है। तो जब तक आपको इन चीज़ों के, एक आम बंदे को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होगी, ये टोटली गलत बात है। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे एक्सरसाइज देखें और वही एक्सरसाइजों की डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका हार्म करेंगी, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मे बी कि जो इंसान कर रहा है और जिसने अपलोड की है उसके लिए वो फायदेमंद है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑथेंटिक। You have to consult with certified trainer or probably a physiotherapist or probably a nutrition specialist for all these, your conditioning plan, your recovery plan and your nutrition plan. इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल के अंदर आपने लगी लिपटी रूटीन की ट्रेनिंग नहीं करनी Exactly. है, और ना ही आपने इधर उधर से मरूब होकर या मुतासिर होकर वो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अक्सर ये आपने खिलाड़ी जो है ना डेफिनेटली वो तो कोलैप्स हो जाएगा, वो तो अपने लेवल को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गलत चीजें कर रहा है सब। लेकिन ये ऐसा निज़ाम हमारे, मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? क्रिकेट बोर्ड काफी बेहतर कर रहा है, मैं आपको बताऊं। उसकी वजह यह है कि मैंने एक फिजिकल ट्रेनर की सर्टिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी लिया है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी से। और अब क्रिकेट बोर्ड में मैं आपको बताऊं, जब मैं खेला करता था उससे अब बहुत चेंज है, लेकिन क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गिर गया है। लेकिन वो लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे कुछ 2-4 लोग हैं जो मेरी नज़र में अगर पीसीबी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इमरान उल्ला है, एक पेशावर का ट्रेनर है, इज़ लाइक माई टीचर, बहुत अच्छा है वो। और यासर जो ट्रेनर हैं एनसीए के, वो बहुत अच्छे हैं। सबूर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन आप बात वही है कि अब ये ऊपर वाली सतह पे काम कर रहे हैं। तो ऊपर वाली सतह पे पहुंचने तक प्लेयर ऑलरेडी किन किन मराहल से गुजर के जाता है और कैसे किस चीज को अपनी रूटीन बना लेता है। जो काम वो कर रहे हैं वो तो नीचे से एग्जैक्टली आपके पास जनरेशन अच्छी आए। बेसिकली इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अच्छे ट्रेनर्स ग्रेग चैपल को अपनी अकेडमी में लगाया, उनके साथ अपने बंदे चिप इन किए। अब उनको वो लोगों के मैरून में मिन्नत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनसे सारा कुछ निकलवा के खुद अडॉप्ट कर लिया। अब वो अपने लोगों को यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो क्या बना, उन्होंने किसी को पे किया, वहां से उसकी क्वालिफिकेशन सारी अडॉप्ट की और वो आगे डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सिर्फ मेरे पास ही हो, मैं आगे ट्रांसफर नहीं करूंगा, बस मेरी बैजा हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये तो अथॉरिटीज को सोचना चाहिए एग्जैक्टली कि भाई हम वाकईतन अगर हम इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं तो फिर हम उस लेवल को अचीव करने के लिए वो काम शुरू कर दें। वो सडनली काम नहीं होगा रजी भाई, इसके लिए आपको सालों साल लगते हैं। मतलब आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, अगर मुझे मेरा क्रिकेटिंग कैरियर देखें तो 10 साल का हुआ है और 10-12 साल का मेरा फिटनेस ट्रेनिंग कैरियर है। तो इसके बाद मैं आज इस जगह पे बैठा हूँ कि मैं किसी बच्चे को या किसी को एडवाइस कर सकता हूँ कि आप ये करें और ये ना करें फिटनेस के मुतालिक, ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो कोचेज हैं, सिर्फ कोचेज ये नहीं है कि आप कोच बन गए, आपके पास सर्टिफिकेशन आ गया तो दैट्स इज एंड ऑफ स्टोरी, यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, यू हैव टू ट्रांसफर योर एजुकेशन टू द अदर पीपल टू मेक अ न्यू जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने आगे जाके फॉलो करना है। मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, मैं कितना सा तो हर प्लेयर के लिए फिर डाइट प्लान भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब के बगैर डाइट प्लान के आप, इसका मतलब पराठे शाठे बंद कर दोगे? पराठे शाठे सब कुछ बंद होते हैं। हाँ, कभी कभी आप एंजॉय कर सकते हो। ईद पे जैसे छुट्टियां हुई हैं तो कर लें। अब बड़ी ईद आने वाली है, ठीक है। इसमें भी आपको बताऊं कि लोग बहुत ज्यादा मीट ले लेते हैं। अब एक स्पोर्ट्समैन के लिए मीट कितना जरूरी है आपको मैं ये भी बता देता हूँ, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए। बेसिकली आपका जो मीट है, आप फर्ज करें कि एक जो स्पोर्ट्समैन है, इसका 2 दिन के बाद मैच है या 1 दिन के बाद मैच है, उसने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है या उसका कैंप लगा हुआ है। लोग ज्यादा यहाँ पे चिकन, लैम, ये चीजें खाते हैं कि यार जरा तगड़ा। अब इनको ये पता नहीं है कि ये इनके साथ करेगा क्या। जिस दिन ये रेस्ट है उससे 1 दिन पहले खा रहे हैं ना ओवरनाइट, तो ठीक है, क्योंकि आपके पेट के अंदर चिकन चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द हांडी। हम हांडी को, गोश्त को गलाने के लिए पानी हांडी में डालेंगे। अब ये हमारी हांडी होगी, हमारे पेट में जाके ये हांडी बन जाता है, गोश्त ऊपर से चला गया है, वजनी हमने चीज खा ली है, पराठे ये वो ब्ला ब्लू। अब वो सारा मसल्स का पानी निकल के
उसके निज़ाम हज़म में जाएगा, उसको हज़म करने के लिए। अब हमारे मसल में तो पानी है नहीं है, मैंने ओवरलोड प्रोग्रेशन कर दिया है, मैंने फुल स्प्रिंट लगा दी 100 मीटर, या मैंने मैराथन भागने नहीं है, तो मेरे तो क्रैम्प पड़ने ही पड़ने हैं, क्योंकि मसल तो बना होता है 85% पानी से। अब पानी तो इसके अंदर है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली इन चीज़ों की वेनस प्लेयर को होनी चाहिए। सिर्फ ट्रेनिंग कराना कोई मकसद नहीं है, लंजेस करा दिए, पुशअप करा दिए, क्लीन हैंग करा दिया, सॉफ्टवेयर नए करा दिए, यूट्यूब से देख के वीडियोस देख के वो करवा दिया। दिस इज नॉट कॉल द ट्रेनर, दिस इज नॉट कॉल यू हैव टू डेवलप द प्लेयर्स। आपने प्लेयर को मेंटली ये चीजें समझानी है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। मैच से पहले कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की ऐसी डाइट ना ली जाए जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आपको जूसेस की सूरत में, आपको कॉर्नफ्लेक्स की सूरत में ये चीजें आपको लेनी चाहिए। आपने प्री क्या लेना है, आपने मिड में क्या लेना है, आपने पोस्ट क्या लेना है, ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आपने 1 घंटा मेरे पास रहना है रजी भाई, उसके बाद 23 आवर्स यूर ऑन योर ओन। मैं आपका कैमरा नहीं हूं कि मैं हर टाइम आप पे नजर रख रहा हूं। आपकी स्लीपिंग कैसी है, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्समैन। और लाइफ तो हमारी ये है कि हम फेसबुक पे बैठे रहते हैं या फिर नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बल्कि इससे ऐसे झुकने से बॉडी पोस्चर खराब, बॉडी पोस्चर खराब होगा, आपकी आंखों का विजन सही नहीं होगा, ज़ाहिर बात है आंखें वीक हो जाती हैं आपकी। तो ये काफी चीजें मैटर तो करती हैं। प्लेयर्स को इसका मतलब ये प्लेयर्स तो अवेयर रहता है इन चीज़ों से, वो कंटेन करता है अपने प्रोग्राम के मुताबिक। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कि उसको 8 या 10 घंटे की स्लीप चाहिए, मिनिमम 8 घंटे उसको चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारा एक ऑस्ट्रेलियन कोर्स था, उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस, इंजरीज डिफरेंट बिटवीन ब्रेट ली एंड शोएब अख्तर। बिटवीन ब्रेट ली एंड शोएब अख्तर, ब्रेट ली एंड शोएब अख्तर। तो उन्होंने बताया कि ब्रेट ली की जो इंजरी है ना, वो रिकवरी बहुत तेज़ होती है, शोएब की काफ़ी देर से होती है। बेबी के शोएब को ट्रेनर ही ऐसे मिले हों कि जिन्होंने माशाल्लाह उनको रफ तरीके से तैयार किया, ठीक है। ब्रेट ली अभी भी स्लिम एंड स्मार्ट है, हर चीज़ लगता है। तो इंजरीज रिहेबिलिटेशन का उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि दोनों पेस बॉलर हैं, एक्शन भी उनका बहुत पावरफुल था, ठीक है, स्पीड से, लेकिन उसकी इंजरी इसलिए जल्दी हो जाती थी कि वो रेस्ट एंड रिकवरी देता था। पहले ये सॉफ्टवेयर था, स्पोर्ट्स साइंस ने कहा जी योर न्यूट्रिशन इज योर रिकवरी, यस इट इज़ ट्रू, बट स्लीप इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप अगर सोते ही नहीं है, आप पूरी नींद करते ही नहीं है, तो आपके लिए बड़ा मैटर है कि आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर आपकी रिकवरी भी मुश्किल है, क्यों? वो टाइम ज़्यादा लेगी। इसलिए न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी स्लीप बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के लोग हैं जो की क्या बॉडी फिजिकल फिटनेस में आई है क्या? फिजिकल फिट, ज़ाहिर बात है उनकी इतनी ज़्यादा रेस्ट नहीं होती थी, नींद इतनी पूरी नहीं होती थी, तो उन्होंने ये बात की तो आई वाज सो सरप्राइज। अभी के मैं उनके साथ 2-3 फर्स्ट क्लास के मैच भी खेला हूँ, लेकिन ओबियसली उस टाइम तो हम ज़रा बच्चे होते थे, तो ज़ाहिर बात है उनके से बात तो नहीं कर सकते थे इस तरह। नाज़रीन, हमने शिराज खालिद साहब से फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बातें की, और डेफिनेटली हमें ये मालूम हुआ इन चीज़ों से कि हमें अपनी गेम के साथ मुखलिस होना चाहिए और अपनी सेहत के साथ मुखलिस होना चाहिए, और हमें अपने प्रोग्राम के साथ भी मुखलिस होना चाहिए कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल अचीव करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली उसी की तरफ जाएंगे, उसी रूट की तरफ जाएंगे, और उसके मुताबिक हमें कैसी ट्रेनिंग चाहिए वो हम अपने पर्सनल ट्रेनर से मालूम करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम एक गेम की ट्रेनिंग वही करें दूसरे गेम की ट्रेनिंग के साथ, या 4 खिलाड़ियों को एक ही ट्रेनिंग दी जाए जबकि उनकी डिमांड डिफरेंट है। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है अगर हमने वाकई मुल्क का नाम रोशन करना है और बैनुल अक़वामी सतह पर जाना है। शिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अहम मौज़ूआत पर और ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से हमें ट्रेनिंग से और बच्चों के हवाले से हमें ट्रेनिंग पे आगाह किया। मैं चाहूँगा नाज़रीन हमें इस बारे में अपनी राय से ज़रूर मुतला करें। हम सब .tv पर आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।